बच्चों अब हम लोग बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं कूलॉम्स लॉ इन ए मीडियम। जैसे कि मान लो हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेज हों, शुरू में हमने कहाँ पे रखा है इसको, पॉइंट चार्जेस को शुरू में हमने मान लो ये 2 हमारे पॉइंट चार्ज हैं, ठीक है। इन पॉइंट चार्जेस को हमने पहले वैक्यूम में रखा था, तो हमने पीछे देखा था कि हमारा फोर्स कितना आ रहा था इन दोनों के बीच में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब क्या कर रहे हैं बच्चों, इन्हीं 2 चार्जेस को एज इट इज उठा के कहाँ पे रख दे रहे हैं, किसी मीडियम में प्लेस कर दे रहे हैं। आर डिस्टेंस अभी भी उन दोनों के बीच में है। तो किसी ने पूछा अब बताओ दोनों के बीच में कितना फोर्स हुआ, ठीक है। तो इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सबसे पहले सीखेंगे रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में, कि क्या होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। देन हम निकालेंगे कि दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, दोनों चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगेगा जब वो दोनों मीडियम में रख दिए जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आइए हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी को जनरली हम लोग एप्सिलॉन आर से या इसको बच्चों हम लोग के से डिनोट करते हैं। के को जनरली हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है बच्चों, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। और ये रेशियो होता है परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का, इसको के भी लिखते हैं हम लोग, ठीक है। ये क्या है बेसिकली, परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम डिवाइडेड बाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बच्चों, ठीक है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं एप्सिलॉन आर या के क्या है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसका कोई यूनिट और कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो ये क्या है बच्चों, डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस क्वांटिटी है, ठीक है। क्लियर है बच्चों। आई होप आपको रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं फोर्स डिपेंडेंसी ऑन मीडियम। सपोज हमारे पास शुरू में वैक्यूम हो और हमने इसमें क्या रख दिया है, 2 चार्जेस को रख दिया है, पॉइंट चार्जेस को, Q1 एंड Q2 डिस्टेंस की, Q1 एंड Q2 चार्जेज हैं R डिस्टेंस की दूरी पर। तो दोनों के बीच में बच्चों फोर्स कितना आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर बच्चों आता है। सिमिलरली किसी ने बोल दिया हमारे पास एक मीडियम हो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है बच्चों, K है, या इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K है, या परमिटिविटी कितनी है, एप्सिलॉन है। ये एक मीडियम है बच्चों, ये हो सकता है लिक्विड हो सकता है कोई सब्सटेंस और हो, है ना, सॉलिड भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। क्लियर है। तो हमने क्या किया, इन्हीं चार्जेस को Q1 और Q2 को इसमें प्लेस कर दिया इक्वल डिस्टेंस की दूरी पर, यानी कि R जो पहले वैक्यूम में डिस्टेंस था दोनों के बीच में, वही हमने डिस्टेंस मेंटेन किया मीडियम में भी। तो यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो लगने वाला फोर्स है उसको अगर हम F' बोल दें, तो दोनों चार्जेस के बीच में बच्चों अभी जो फोर्स आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पे एप्सिलॉन हो जाएगा और Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं फर्दर, एप्सिलॉन की वैल्यू हम पीछे से अगर लिख दें तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो अगर हम लोग
कंपेयर करें दोनों फोर्सेस को, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एफ डैश इज इक्वल्स टू एफ डिवाइडेड बाई के। दैट मीन्स कि जब हमने सेम सिस्टम को उठा के मीडियम में रख दिया तो फोर्स दोनों के बीच में बच्चों के टाइम्स रिड्यूस हो गया। ठीक है, के टाइम्स फोर्स क्या हुआ, रिड्यूस हो गया। अच्छा, अब हमने बोला कि अगर हमारे पास एक पेयर ऑफ चार्जेस हों, पॉइंट चार्जेस हों, दोनों के बीच में अगर आर वैक्यूम मान लो हमने ले लिया है, अभी वैक्यूम में रखा है, दोनों के बीच में बच्चों अगर आर वैक्यूम मान लो, ये हमने पहले वैक्यूम में रख दिया दोनों चार्जेस को, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है आर वैक्यूम अगर हमने मान लिया, तो यहाँ पे फोर्स कितना आएगा बच्चों, एफ इज इक्वल्स टू, इसको शॉर्टकट में ऐसे लिख दो, आर VAC लिख दो। तो हम लोग फोर्स क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर वैक्यूम का स्क्वायर, है ना। हम लोग बेसिकली यहाँ समझने क्या जा रहे हैं, इस बात को समझो पहले। इसे बोलते हैं इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विवेलेंट पाथ लेंथ। इक्विवेलेंट पाथ लेंथ, ठीक है बच्चों। तो शुरू में मान लो हमने इसको रख दिया किसी वैक्यूम में रख दिया, तो कितना फोर्स आया। अब इसी पेयर को हमने मान लो किसी मीडियम में अगर प्लेस कर दिया, ठीक है, ये Q1 था, ये Q2 था बच्चों, दोनों हमारे चार्जेस के बीच में हमने अभी क्या किया, एक इसे वैक्यूम में रख दिया अगर शुरू में, और बाद में हमने एक मीडियम में प्लेस कर दिया, है ना बच्चों। और यहाँ पे अगर हमने बोल दिया कि भाई साहब इस कंडीशन में इन दोनों के बीच में आर मीडियम डिस्टेंस है बच्चों, ठीक है, और इस मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के है, या परमिटिविटी इसका एप्सिलॉन हमने मान लिया, तो दोनों के बीच में अभी जो फोर्स हुआ बच्चों, अगर हम लोग एफ डैश मान लें इसको, या एफ वैक्यूम इसको बोल दें, और एफ मीडियम इसको बोल दें, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे एफ मीडियम अगर हम लिखने की कोशिश करें तो ये क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर मीडियम हो जाएगा बच्चों, आर मीडियम का स्क्वायर। क्लियर है। अब शर्त ये यहाँ पे रखी जा रही है कि अगर हमारा फोर्स इन वैक्यूम बराबर हो जाए बच्चों फोर्स इन मीडियम के, तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो हम लोग किसके बीच में रिलेशन निकाल रहे हैं, यहाँ बेसिकली हमारा टास्क क्या है, इक्विवेलेंट पाथ लेंथ निकालना है हमें, ठीक है। तब जब दोनों के बीच में फोर्सेस अनचेंज्ड हो। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, अब दोनों फोर्सेस की वैल्यूज यहाँ पे लिखते हैं, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर वैक्यूम का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट के, फिर से वही काम करेंगे, आर मीडियम का स्क्वायर कर देंगे बच्चों यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो देखो ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। आर वैक्यूम के बारे में अगर हम लोग लिखें बच्चों तो ये हो जाएगा बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ के आर मीडियम हो जाएगा बच्चों। और इस चीज़ को हम लोग आर इक्विवेलेंट लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। यानी कि आर इक्विवेलेंट की वैल्यू जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ के इंटू आर मीडियम के बराबर है बच्चों।
इसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विवेलेंट पाथ लेंथ। तब जब दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स जो लग रहा था वो अनचेंज रहा, जब हमने वैक्यूम से मीडियम में प्लेस कर दिया, तो ये आएगा हमारा इक्विवेलेंट पाथ लेंथ। क्लियर है बच्चों? इतनी बात समझ में आ गई आपको? क्लियर? आइए एक और ख़ास बात समझते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग देख लीजिए। आइए एक और बात इसमें समझते हैं। किसी ने बोला भाई साहब हमारे पास ये दूसरी बात मान लो हो जाए हमारी, मान लो किसी ने बोला हमारे पास भाई साहब चार्जेस थे शुरू में Q1 Q2 इस तरह से थे, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है बच्चों R रहा हो, ठीक है, तो इनके बीच में F फोर्स लग रहा था। अभी हमने क्या किया बच्चों, एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब लिया जिसकी थिकनेस कितनी है, T है ना। मान लो इसकी चौड़ाई जो है वो कितनी है बच्चों, थिकनेस, इसकी थिकनेस कितनी है, मान लिया हमने T, और ये एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब हमने दोनों चार्जेस के बीच में प्लेस किया। इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लो कितना है, K है बच्चों। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K है। तो किसी ने कहा अच्छा अब इक्विवेलेंट पाथ लेंथ ज़रा कैलकुलेट करके दिखा दीजिए। तो हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट पाथ लेंथ कैसे निकालेंगे, R इक्विवेलेंट। तो इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर लेंगे पूरा सिस्टम। दो पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे, देखो बच्चों, सबसे पहले देखो इधर क्या है, एयर है, फिर आ गया हमारा मीडियम, फिर हमारा क्या आ गया बच्चों, एयर आ गया। तो पहले एयर में हम लोग पाथ लेंथ जरा देख लें। तो देखो एयर को अगर हम लोग कैलकुलेट करने की चाहत रखें तो एयर में जो पाथ लेंथ है हमारा वो कितना है बच्चों, R माइनस T है, ठीक है, प्लस वैक्यूम में कितना पाथ है, R माइनस T, और मीडियम में कितना पाथ है बच्चों। तो मीडियम में देखो ऊपर हमने क्या लिखा है, मीडियम में जो पाथ लेंथ है स्क्वायर रूट के इंटू थिकनेस ऑफ द प्लेट, यानी कि R मीडियम। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ के इंटू T लिख देंगे। तो ये बच्चों हमारा आ जाएगा क्या, इक्विवेलेंट पाथ लेंथ। यानी कि कोई अब बोले आपसे कि भाई फोर्स कितना हमारा चेंज हुआ, तो यहाँ पे हम लिख देंगे जब फोर्स आया, फोर्स चेंज हुआ, या बोल दो फोर्स कितना आया इस केस में दोनों चार्जेस के बीच में। तो लिखेंगे बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 होल डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट की वैल्यू हम यहाँ पे रखें बच्चों, R माइनस T प्लस स्क्वायर रूट ऑफ के इंटू T का स्क्वायर। ये बच्चों आएगा दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पूछा जा चुका है केरला PMT में एक बार। तो आप लोग इस बात को एज इट इज़ माइंड में रख लें कि जिस तरह से हमने इसको कैलकुलेट किया ऐसे आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली अगर किसी ने बोला कि हमारे पास एक क्वेश्चन और देखिए, सिमिलरली मान लिया हमारे पास दो चार्जेस थे, शुरू में इस तरह से रखे हुए हों, दोनों के बीच में बच्चों R डिस्टेंस हो, है ना। अभी क्या हुआ, अभी हमने यहाँ पे बच्चों प्लेस कर दिया दो चार्ज, मतलब दो डाइइलेक्ट्रिक स्लैब, है ना। एक का थिकनेस बच्चों अगर हमने T1 मान लिया और दूसरे को हमने रख दिया यहाँ पे, मान लो इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बच्चों अगर K1 है और दूसरे को हमने यहाँ पे ऐसे प्लेस कर दिया, है ना। इसका थिकनेस अगर बोल दिया जाए T2 है बच्चों और इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, तो आपसे पूछे कि अच्छा बताओ इन दोनों चार्जेस के बीच में अभी फोर्स कितना आया। तो इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स कैलकुलेट करने के लिए फिर से आप क्या कैलकुलेट करेंगे बच्चों, R इक्विवेलेंट निकालेंगे, यानी कि इक्विवेलेंट पाथ लेंथ निकालेंगे। तो इक्विवेलेंट पाथ लेंथ निकालना बहुत ही आसान है आपके लिए। सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, पहले देख लेंगे एयर यहाँ पे है, फिर एयर यहाँ पे है, फिर एयर यहाँ पे है। अब आप दिमाग लगाएंगे कि भाई एयर वाले प्लेस पे कितना डिस्टेंस हमारा अभी बचा हुआ है।
तो लिखेंगे R माइनस T1 प्लस T2, ये बच्चों हमारा क्या है, एयर वाला प्लेस है जहाँ पे सिर्फ एयर है, प्लस अब लगाएंगे कौन सा, डायलैक्ट्रिक स्लैब वाला कॉन्सेप्ट यानी कि मीडियम वाला कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ K1 इंटू T1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ K2 इंटू T2। तो बच्चों ये हमारा आ जाएगा इक्विवेलेंट पाथ लेंथ। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा, इक्विवेलेंट पाथ लेंथ। अब कोई आपसे फोर्स पूछे तो आप क्या लिखेंगे, फोर्स की वैल्यू वाई कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R इक्विवेलेंट का स्क्वायर। तो R इक्विवेलेंट के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे लिखें बच्चों तो क्या लिखेंगे, R माइनस T1 माइनस T2 इसको अगर हम लोग इस तरह से लिखें तो ये बच्चों हो जाएगा R माइनस T1 माइनस T2 प्लस स्क्वायर रूट K1 इंटू T1 प्लस स्क्वायर रूट K2 इंटू T2 बच्चों हो जाएगा, और ये हो जाएगा स्क्वायर। ये आ जाएगा बच्चों फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस जब दो डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमारे उनके बीच में रख दिए जाएं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको दिमाग में एकदम ऐसे जैसे हमने अभी समझाया है ऐसे आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब हम लोग आगे कुछ एग्जाम्पल आसान से करते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज बच्चों हमारे पास दिया हो, किसी ने बोल दिया भाई हमारे पास इस तरह से एक सिस्टम था जो पहले वैक्यूम में था, r डिस्टेंस की दूरी पर था, तो फोर्स दोनों के बीच में बच्चों F आ रहा था। F की वैल्यू लिख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। फिर हमने इसको एक ऐसे मीडियम में रख दिया, एक ऐसे मीडियम में रख दिया बच्चों, है ना। मान लो इसको हम एक ऐसे मीडियम में प्लेस कर दिए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बच्चों K की वैल्यू यहाँ पे 4 थी। ठीक है, ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है बच्चों, R है। तो फोर्स कितना चेंज हुआ, तो F डैश की वैल्यू हम लोग क्या लिख देंगे, F डिवाइडेड बाई K की वैल्यू कितनी है, K इज इक्वल्स टू 4। तो बच्चों फोर्स कितना गुना चेंज हुआ, 1/4। ठीक है, तो फोर्स K टाइम्स रिड्यूस हो गया बच्चों, यानी कि 4 टाइम्स फोर्स रिड्यूस हो गया दोनों चार्जेस के बीच में। ठीक है, समझ में आया एग्जाम्पल। आगे एग्जाम्पल करते हैं। और जैसे मान लो अगर K की वैल्यू बच्चों देगी हो 2 दिया हो, है ना, तो दो चार्जेस के बीच में फोर्स निकालो जब वो R डिस्टेंस की दूरी पर थे, अभी ये वैक्यूम में है, और जब हमने इनको एक मीडियम में रख दिया इस तरह से मीडियम में रख दिया, ये Q1 है बच्चों और ये Q2 है, तो अभी दोनों के बीच में फोर्स कितना हो जाएगा, तो फिर से वही F डैश की वैल्यू क्या लिख देंगे हम लोग, F/2। ठीक है बच्चों, तो ये बेसिकली बेसिक अप्रोच है जो आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरह से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इफेक्ट करती है फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस, है ना। तो बच्चों अब हम लोग एक और एग्जांपल करते हैं इस पे। देखो बोला है अगर हमारे पास दो थ्रेड हों और दोनों थ्रेड एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर अटैच्ड हों और दोनों थ्रेड के एक एंड से हमने दो बॉब
कनेक्ट कर रखे हों, मान लो ये हमारे पास दो थ्रेड हों, ठीक है, दोनों का लेंथ अगर बच्चों इक्वल हो, है ना, ये दोनों का लेंथ अगर मान लो L लेंथ का हो, है ना बच्चों, और दोनों आइडेंटिकल शेप एंड साइज के हों, दोनों का मास अगर स्मॉल m हो, तो अगर इन दोनों बॉब को हम लोग क्या किए, Q1 एंड Q2 चार्ज प्रोवाइड कर दिए बच्चों, तो ये क्या होने लगेंगे, जैसे ही चार्ज इनको हम देंगे तो ये आपस में क्या करेंगे बच्चों, रिपल्सन फोर्स आगे से लगाने लगेंगे, और रिपल्सन फोर्स लगाएंगे तो इसका जो फाइनल सिचुएशन होगा वो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा बच्चों, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। किसी ने बोला भाई साहब अगर ये दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों स्ट्रिंग एक दूसरे से 2 थीटा एंगल का फॉर्मेशन कर रहे हों, और एक समय पे दोनों स्ट्रिंग क्या कर रहे हो, ये पूरा सिस्टम क्या हो जाए बच्चों, इक्विलिब्रियम में आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए, ठीक है, ये पूरा सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में आ जाए, तो बताओ दोनों थ्रेड के बीच में या दोनों स्ट्रिंग के बीच में कितना एंगल बना, हमने यहाँ 2 थीटा मान लिया है, और दोनों स्ट्रिंग में या स्ट्रिंग में कितना टेंशन जनरेट हुआ, ये फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। अच्छा सवाल है ये। तो आपसे 2 सवाल, मतलब एक ही कॉन्सेप्ट से 2 सवाल पूछ सकता है कि दोनों स्ट्रिंग के बीच में एंगल कितना बना, या एक स्ट्रिंग वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है। दूसरा सवाल हो सकता है बच्चों कि स्ट्रिंग में टेंशन कितना जनरेट हुआ, ठीक है, तब जब सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में जा चुका होगा। क्लियर। तो ऐसे सवालों को करने के लिए हम लोग बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो देखो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बच्चों लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। धरती इसको नीचे की ओर खींच रही होगी mg से, इसको भी धरती खींच रही होगी mg से नीचे की ओर, ठीक है बच्चों। मान लो इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना जनरेट हुआ T, तो इसमें भी टेंशन कितना जनरेट होगा T हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। और अगर दोनों स्ट्रिंग वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहे हैं, तो 2 थीटा एंगल बना रहे हैं बच्चों, तो एक स्ट्रिंग वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा, दोनों स्ट्रिंग अगर आपस में थीटा एंगल बना रहे हैं बच्चों, तो एक स्ट्रिंग वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा, ये हो जाएगा थीटा। या दोनों स्ट्रिंग आपस में 2 थीटा का फॉर्मेशन अगर कर रहे हैं, तो एक स्ट्रिंग वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा, थीटा एंगल बनाएगा, ठीक है बच्चों। तो आपसे पूछा क्या गया कि दोनों के बीच में अगर हमें टेंशन फाइंड आउट करना हो, या स्ट्रिंग में कितना टेंशन आया ये फाइंड आउट करना हो, और एंगल थीटा फाइंड आउट करना हो, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सा कॉन्सेप्ट है, देखते हैं। हम लोग क्या करें, टेंशन को बच्चों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिजॉल्व कर दें। तो देखो ये एंगल अगर हमारा थीटा है, तो अल्टरनेट एंगल निकालेंगे बच्चों, तो ये भी एंगल हमारा कितना आएगा, थीटा आएगा। ये वाला कंपोनेंट अगर टेंशन का हम लोग रिजॉल्व करें तो क्या आएगा, T cos थीटा आएगा बच्चों, और इधर वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा, T sin थीटा आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब अगर बोला जाए सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो x कंपोनेंट और y कंपोनेंट आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी कि नेट फोर्स क्या आना चाहिए इस पर, किसी भी एक बॉब पे अगर देगा तो नेट फोर्स इक्वल टू 0 आना चाहिए बच्चों। तो यहाँ हम लिखेंगे T sin थीटा इज इक्वल्स टू FE होना चाहिए बच्चों, एंड T cos थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल टू mg होनी चाहिए बच्चों। इसको मान लो पहला इक्वेशन और इसको मान लो दूसरा इक्वेशन बच्चों। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर हमें टेंशन फाइंड आउट करना होगा बच्चों, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर कर देंगे। तो ये क्या आएगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, T स्क्वायर इज इक्वल्स टू FE का स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर, यानी कि टेंशन की वैल्यू बच्चों सीधे सीधे हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ FE का स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर बच्चों, ठीक है।
और अगर आपसे कोई थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोलो तो फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर देना है आपको सेकेंड इक्वेशन से। तो बच्चों टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी FE/mg। ठीक है, तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करके बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों अननोन को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक स्ट्रिंग वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एक स्ट्रिंग में टेंशन कितना जनरेट हुआ वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, सिर्फ इन दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल करके। मैंने इस सवाल को इसलिए डिस्कस किया क्योंकि आगे हम लोग जो सवाल डिस्कस करने जा रहे हैं वो IIT एडवांस में पूछा जा चुका है और बहुत ही बेसिक सा है। इसमें बस उन्होंने क्या बोला है कि शुरू में ये हमारा सिस्टम कहाँ पे है, वैक्यूम में है, जैसा कि ऊपर हमने डिस्कस किया अभी। और बाद में हमने क्या किया, उस पूरे सिस्टम को उठा के एक लिक्विड में प्लेस कर दिया, जिस लिक्विड की डेंसिटी थी 0.8 ग्राम पर cc। और बॉब जो है उसकी डेंसिटी बच्चों इन्होंने दे दी है 1.6 ग्राम पर cc। तो पूछा है कि अच्छा ये बताओ कि अगर दोनों स्ट्रिंग के बीच का एंगल अनचेंज रहा, जैसे यहाँ पे 2 थीटा दिया गया है, जब हमने लिक्विड में प्लेस कर दिया तब भी हमारा एंगल 2 थीटा रहा, तो बताओ कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम का कितना होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग सवाल को करते हैं। देखो क्या दिया गया है, हमने एक्सप्लेन कर दिया कि दोनों के बीच में स्ट्रिंग हमारा कितना एंगल बना रहा है, यानी कि एंगल बिटवीन 2 स्ट्रिंग कितना है हमारा 30 डिग्री है बच्चों। तो एक के बीच में अगर हम लोग कैलकुलेट करने जाएंगे तो 15 डिग्री आएगा हमारा। ठीक है बच्चों, तो एक के बीच में अगर एंगल हमारा 15 डिग्री आया है ना, व्हेन सस्पेंडेड इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी 0.8 द एंगल रिमेन सेम, व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ द स्फीयर दिया गया इतना। तो बच्चों इसका कैलकुलेशन बड़ा ही मज़ेदार है। देखो सिंपल, जब ये हवा में होगा तो हमने ऊपर देख लिया है कि इसमें टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी। तो बच्चों हमने देखा है टेन थीटा की वैल्यू आ रही है FE/mg। ठीक है बच्चों, ये आ रही है जब हमारा फ्री स्पेस में था ऑब्जेक्ट यानी कि सिस्टम। अब जब हम इसको मीडियम में प्लेस कर देंगे बच्चों, मान लो ये पूरा सिस्टम मीडियम में आ गया है, इस तरह से मीडियम में हो, है ना। इस मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है बच्चों क्या है, मान लो ये हमारा सिस्टम हमने मीडियम में रख दिया और बोला है एंगल अनचेंज है। तो एंगल बच्चों अगर अनचेंज है तो हम क्या करेंगे, इसमें देखो धरती इसको खींच रही थी पहले mg से, लेकिन जैसे आपने इसको मीडियम में रखा यानी कि लिक्विड में रखा, धरती इसको नीचे mg से खींच रही थी। लेकिन लिक्विड ने क्या किया बच्चों, इस पर एक फोर्स ऑफ बायोंसी लगाया ऊपर की ओर। ठीक है, मीडियम में जब हम रख देंगे तो एक फोर्स और हमारा है जो चेंज हो जाएगा। अब फोर्स यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों, Fe' हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी मीडियम चेंज हो गया। क्लियर है। तो फिर से अगर हम लोग इस टेंशन को रिजॉल्व करें, ये अभी टेंशन मान लो आ रहा है, इन्होंने बोला भाई टेंशन सेम है, तो बच्चों अगर रस्सी में टेंशन सेम है तो फिर से हम रिजॉल्व करने जाएंगे तो T साइन थीटा की वैल्यू अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या आएगा, देखो टेंशन को अगर इधर रिजॉल्व करो, इधर रिजॉल्व करो तो इधर आएगा T साइन थीटा और इस डायरेक्शन में आएगा T कॉस थीटा। तो T साइन थीटा के बारे में अगर बच्चों हम लिखेंगे तो Fe' आएगा यहाँ पे, है ना। एंड T कॉस थीटा के बारे में अगर हम लोग लिखेंगे बच्चों तो क्या आएगा, ये mg' यानी कि फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी माइनस फोर्स ऑफ बायोंसी, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है बच्चों, अब इन्होंने टेन थीटा यहाँ से फिर से निकाल लो, दोनों को डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा बच्चों Fe' डिवाइडेड बाई mg माइनस FB। क्लियर। अब हमें हमारे पास टास्क है बच्चों
कि हमें पहले एफ ई डैश फाइंड आउट करना है। एफ ई डैश निकालना है तो हमें पता है ये हो जाएगा सिंपल, के टाइम्स फोर्स रिड्यूस कर जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर दिया हमने। एफ बी का मतलब क्या होता है? फोर्स ऑफ बायोंसी। फोर्स ऑफ बायोंसी का फार्मूला अगर आपको हो तो मास ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड होता है बच्चों, सॉरी इनटू जी होता है, सॉरी ये जी होता है, ये क्या होता है बच्चों? जी होता है। ये होता है जनरली फोर्स ऑफ बायोंसी। तो अगर हम लोग एम जी माइनस मास ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड इंटू जी कर दें तो ये एक्चुअल में हमारा आ जाता है जी इफेक्टिव की वैल्यू, है ना बच्चों? तो ये बेसिकली हमारा जो फोर्स है ये एम जी इफेक्टिव ही है यहाँ पे, है ना? यानी कि अपेरेंट वेट क्या है ऑब्जेक्ट का, वही तो धरती वाला फोर्स माना जाएगा। अगर हम लोग इसको और सॉल्व करें तो देखेंगे मास ऑफ द बॉब क्या हो जाएगा बच्चों? डेंसिटी ऑफ द बॉब इनटू वॉल्यूम ऑफ द बॉब, ठीक है बच्चों? और मास ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो हम लिखेंगे डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ द बॉब, ठीक है बच्चों? यही होगा। तो इसको अगर हम लोग लिख दें तो ये हो जाएगा बच्चों, मास की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? अभी मास ऑफ द बॉब लिखेंगे बच्चों, मास ऑफ द बॉब इनटू वॉल्यूम जी इफेक्टिव इज इक्वल्स टू अपेरेंट वेट हमने लिख दिया, इज इक्वल्स टू एम जी यानी कि रियल वेट। रियल वेट फिर से लिखेंगे डेंसिटी ऑफ द बॉब इंटू वी इंटू जी माइनस ये बच्चों हो जाएगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम इंटू जी। क्लियर है बच्चों? अब हम क्या करेंगे? वॉल्यूम देखो कॉमन है तो सब में वॉल्यूम कैंसिल हो गया। तो बच्चों जी इफेक्टिव की जो वैल्यू आ रही है उसको अगर हम लोग यहाँ लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? अगर जी इफेक्टिव के बारे में हम लोग बात करें बच्चों तो यहाँ क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ द बॉब डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ द बॉब माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ बॉब इंटू जी। तो बच्चों ये आ गया हमारा जी इफेक्टिव की वैल्यू। है इतना लंबा सवाल नहीं है, इसको हम छोटे में कर सकते हैं। हमको फार्मूला याद है लेकिन हमने समझाने के लिए इसको कर दिया आपको, ताकि इस तरह का सवाल आए तो आप कभी कंफ्यूज ना हो कि ये कैसे करना है। ठीक है बच्चों, ये हो गया जी इफेक्टिव की वैल्यू। लेकिन आपसे जी इफेक्टिव थोड़े ना पूछा, आपसे पूछा क्या है? आपसे बच्चों पूछा गया है ये पूरी वैल्यूज आपको रखनी है, मतलब सॉरी ये वैल्यूज नहीं रखनी है आपको। यहाँ पे बेसिकली टेन थीटा के बारे में अगर इसको हम लोग लिखे ऐसे एफ डिवाइडेड बाई के हो जाएगा बच्चों ये, और इसकी वैल्यू कितनी यहाँ पे लिख देंगे हम लोग? एम जी इफेक्टिव है तो एम की वैल्यू अगर एज इट इज रख दें हम लोग यहाँ पे बच्चों, जी इफेक्टिव के बारे में अगर हम लोग लिखें यहाँ पे देखो, जी इफेक्टिव की वैल्यू अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे बच्चों? यहाँ से यही वाली वैल्यू अगर लिख दें हम लोग, जी इफेक्टिव अगर हम डायरेक्ट लिखें यहाँ पे ऐसे लिख दें, जी इफेक्टिव की वैल्यू बच्चों डेंसिटी ऑफ द बॉब माइनस डेंसिटी ऑफ द लिक्विड डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ द बॉब इंटू जी। ये वैल्यू अगर हम लोग लिख दें बच्चों, ठीक है, तो हमारा काम बन जाए। ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ बॉब माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी बच्चों। ठीक है, तो देखो क्योंकि उन्होंने बोला है एंगल तो चेंज हुआ नहीं बच्चों, है ना? इस सवाल में क्या बोला है कि एंगल व्हेन सस्पेंशन इन लिक्विड डेंसिटी इतना इतना इतना, एंगल रिमेन्स सेम। तो टेन थीटा दोनों इक्वल हो जाएगा बच्चों। तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे भाई साहब, एफ ई बाई एम जी इज इक्वल्स टू एफ बाई के डिवाइडेड बाई एम इंटू जी इंटू रो
ऑफ बॉब माइनस रो ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाई रो ऑफ बॉब। ठीक है बच्चों, तो देखो mg ने mg को मार दिया, fe ने, ये भी fe है बच्चों, fe को मार दिया है ना, ये भी fe है। तो इसको अगर हमने ख़त्म कर दिया यहाँ से तो हमारा ये आंसर क्या आया, यहाँ देखो टोटल बचा है भी 1। तो बच्चों इसको अगर हम लोग लिखें तो बेसिकली ये जो वैल्यू हमारी आएगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म आने वाला है हमारा। देखो k की वैल्यू बच्चों जो आ रहा है, k यहाँ से नीचे आएगा, ये ऊपर अगर चला जाए तो k इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ द बॉब डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ द बॉब माइनस डेंसिटी ऑफ द लिक्विड आ रहा है बच्चों। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, डेंसिटी ऑफ द बॉब माइनस डेंसिटी ऑफ द लिक्विड आ रहा है बच्चों। ठीक है, ये बात समझ में आया आपको? तो अब यहाँ से अगर कैलकुलेट करना चाहिए, देखिए डेंसिटी ऑफ द बॉब क्या दिया हुआ है 1.6, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड क्या दिया है 0.8। तो बच्चों 1.6 डिवाइडेड बाई 1.6 माइनस 0.8 अगर हम लोग करेंगे तो बेसिकली ये आएगा 1.6 डिवाइडेड बाई 0.8, और 1.6 डिवाइडेड बाई 0.8 अगर हम करें तो 16 डिवाइडेड बाई 8 होगा। तो अगर 8 से हम लोग 16 को डिवाइड करेंगे तो बच्चों 2 आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2। ये फार्मूला जो हमने लिखा है एंड में, उसको आप लोग हमेशा रिमेंबर कर रखेंगे, यानी कि याद रखेंगे क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ऐसे आपसे डायरेक्ट अगर सवाल पूछा हो, अगर ये आपको कॉन्सेप्ट पता होता तो आप सीधे क्या यही कॉन्सेप्ट लगा देते भाई, एंगल हमारा अनचेंज रहा, एंगल अगर हमारा अनचेंज रहा तो क्या लिख देंगे, k इक्वल्स टू रो बी डिवाइडेड बाई रो बी माइनस रो एल, ख़त्म। ठीक है, मैक्सिमम 15 सेकंड का सवाल है, लेकिन क्योंकि हमें पता नहीं है कि भाई ये फार्मूला होता है तो इसलिए हमें पूरा डेरिवेशन करना पड़ा। क्लियर है बच्चों? ठीक है, समझ में आ गया आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा? तो ये बहुत ही मज़ेदार सा कॉन्सेप्ट है जो आपको आना चाहिए अच्छे से।